नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएलपी की जो भी एग्ज़ाम हुई थी 25 नवंबर से। तो उसके जो टॉप 20 क्वेश्चन निकल के सामने आए, जो कि अभी अपनी आरआरबी एनटीपीसी होने वाली है। एसएससी के सारे एग्जाम्स ले लो, रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम्स को ले लो, तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके जो टॉप 20 क्वेश्चन निकल के आए जो कि बहुत टफ थे, वो इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, अपन उसका सॉल्यूशन अलग से बना देंगे या फिर आपको कमेंट में ही आंसर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इस वीडियो में अपने क्या करेंगे, एएलपी 2024 अभी 25 नवंबर से स्टार्ट हुई थी अपनी, तो 25 से 29 तक चली थी, शायद 29 नवंबर तक। तो उसी का ये पेपर का जो बेस्ट क्वेश्चन निकल के आए हैं 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, वो मैंने इसमें शामिल किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर हार, 20 किलोमीटर पर हार, 30 किलोमीटर पर हार और 60 किलोमीटर पर हार की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्या हो, डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रहे हो, जैसे उसने 10 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर दूरी तय की, 20 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर दूरी, और 30 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर और 60 की स्पीड से भी 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो भी स्पीड दी है, जैसे हमारी स्पीड क्या क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे कितनी है 20 है, उसके बाद कितनी है 30 है, और उसके बाद कितनी है 60 है। ये सारी क्या है, स्पीड है। तो मैं डिस्टेंस को इनके एलसीएम के बराबर मान लूंगा, क्योंकि मेरे पास में डिस्टेंस तो क्या है, समान। और मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा एवरेज स्पीड। तो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा और जो व्यक्ति है वो हमेशा समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस, जो स्पीड दी है उनका एलसीएम को डिस्टेंस मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30 और 60 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 किलोमीटर मैंने इस सवाल का क्या मान लिया, एलसीएम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से ट्रेवल करूंगा, फिर अगले 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से, अगले 60 किलोमीटर 30 की, और अगले 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ कि मेरे पास में टोटल डिस्टेंस है, मुझे ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। ये पहली 60 हो गई, ये दूसरी 60, ये तीसरी 60 और ये चौथी 60। इस वाले 60 किलोमीटर को मैं 10 की स्पीड से ट्रेवल करूंगा, इसको मैं 20 की स्पीड से, इसको मैं 30 की स्पीड से, और इसको मैं 60 की स्पीड से ट्रेवल करूंगा। अगर मैं 60 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 6 घंटे, क्योंकि हमारे पास में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 60/10 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। यहाँ पे कितना लगेगा, 2, और यहाँ पे कितना लगेगा, 1 लगेगा। अब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास में, टोटल टाइम। ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास में, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने 60 किलोमीटर 4 भागों में तय किए, 4 पार्ट्स में, 60 यहाँ, 60 यहाँ, 60 यहाँ, 60 यहाँ, तो 60 × 4, या फिर मैं 60 को 4 बार ऐड कर दो या 60 × 4 कर दो, एक ही बात है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे यहाँ लगे, 3 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे और 1 घंटा यहाँ लगे। तो 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 चौक 20 किलोमीटर पर हार इस सवाल का उत्तर होगा। मतलब में जो एवरेज स्पीड है हमारी वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर हार। एवरेज स्पीड हमेशा याद रखना है, जो सबसे छोटी स्पीड है और जो सबसे बड़ी स्पीड है उनके बीच में ही होगी। जैसे हमारे पास में सबसे छोटी क्या थी, 10 थी, और सबसे बड़ी क्या थी, 60। अगर आपका इन दोनों के बीच में आंसर नहीं आता है तो उसे गलत मान के दोबारा सोल्व कर लेना। ठीक है, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या है हमारा, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में। जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई नंबर है, मैंने नंबर माना x y z, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, यूनिट। ये क्या होगा मेरा, टेंस प्लेस, और ये क्या होगा 100 प्लस। मतलब ये क्या होगा, इकाई का अंक, ये क्या होगा दहाई का अंक, और ये क्या होगा सैकड़े का अंक। तो उसने क्या बोला है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का रेशो कितना है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का रेशो कितना है, 2:3:4। तो मेरे पास में इकाई अंक कौन सा है, z है, और दहाई अंक कौन सा है, y है, और सैकड़ा अंक कौन सा, x है। तो z/y/x कितना दिया उसने, 2:3:4। अगर मैं इसे संख्या के रूप में लिखूं तो मेरे पास में जो नंबर था वो क्या था, x y z, यही था। अगर नंबर ये था तो मेरे पास में नंबर क्या बनेगा, देखो x की जगह x रख दूं मैं, x की जगह कितना था 4, y की जगह कितना रख दूं 3,
और z की जगह कितना लिख दूं 2। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जो नंबर दिए हैं वो किस में दिए हैं, रेशियो में दिए हैं। इनका कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, 1 2 3 4, जीरो नहीं हो सकता वरना जीरो बन जाएगा। 1 2 3 4, तो अभी मैंने मल्टीपल मान लिया इनका 1 होगा, ठीक है। दूसरा मल्टीपल क्या मान सकते हैं अपन, किसका 2 गुना कर दो, जैसे 4 का 2 गुना कितना आ जाएगा 8, 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा 6, 2 का 2 गुना कितना आ जाएगा 4। क्या अपन 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 का 3 गुना करूंगा मैं कितना आ जाएगा 12। लेकिन क्या x कभी भी 2 नंबर की संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं इसको 4 का 3 गुना 12 कर दूं, इसको 9 कर दूं और इसको 6 कर दूं, अब 3 अंक की संख्या का 1296 हो गया। तो इसको मैं 2 गुने से ज्यादा नहीं लिख सकता, 1 गुना लिख सकता हूँ या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 गुने लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास संख्या या तो 432 होगी या फिर क्या होगा 864 होगा। अब अपन जो क्वेश्चन में दिए सिचुएशन उसके अनुसार उसको क्रिएट कर लेते हैं, जो भी सेटिस्फाइड होगा वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। अब उसने क्या बोला कि संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है 1332। मतलब जो हमारे पास में संख्या है जैसे क्या है 432, अगर मैं इसको उल्टूंगा मतलब अपोजिट कर दूंगा तो क्या बनेगी 234। इनको जोड़ने पर क्या 1332 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 400 और 200 600, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं 864 और 468 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1332 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 1332 आ रहा है, तो मतलब मेरे पास में जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक्चुअल में 864। क्या बनेगी 864। अब उसने क्या बोला है कि इस संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना। मतलब मुझे 864, मुझे अब क्या बताना है 864 और 468 के बीच का अंतर बताना है। 864 माइनस क्या बताना है 468, तो 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, एक ही यूनिट डिजिट है 396, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 396, इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में। क्या किया अपन ने, जो रेशियो दिया है उसको देख लिया कि भाई अपन कितने गुना कर सकते हैं। रेशियो का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जैसे रेशियो अपन कैसे निकालते हैं, जितनी भी कॉमन डिजिट होती है उनको हटा देते हैं। तो मेरे पास में मैंने मान लिया कि पहले इसका मल्टीपल 1 माना, फिर 2 माना, 3 मान नहीं सकते थे क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती ना। मेरे पास में जो भी संख्या होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, तीनों संख्या, ठीक है। अच्छा x 0 नहीं हो सकता, 0 से 9 के बीच में नहीं होगी, जो x है वो तो खाली x से 9 के बीच में ही होगा। ये 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है और ये भी 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट और जो 10 प्लेस है उसको मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लेकिन 100 प्लेस या फिर जो सैकड़े का अंक है 3 अंकों की संख्या में उसे 0 नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक संख्या है 032, क्या ये 3 अंकों की है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ से 0 हटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, 32 ही बचेगा ना, तो 32 या 032 एक ही बात, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 विद्यार्थी है, इनकी जो एवरेज एज है, सॉरी एवरेज हाइट है वो कितनी है 150 सेंटीमीटर है, कितनी है 150 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है, उनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर। तो इनमें से ही ये जो 50 व्यक्ति है इनमें से ही जो 5 व्यक्ति है जिनकी हाइट कितनी है 146 सेंटीमीटर, ये क्या कर रहे हैं लेफ्ट, ये छोड़ के चले जा रहे हैं उसके बाद क्या बोला है, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है, 5 और जिनकी औसत हाइट जो है कितनी 156 सेंटीमीटर है, क्या करते हैं ग्रुप में सम्मिलित हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई ज्ञात करो। देखो अभी 5 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, तो औसत से कम लेके जा रहे हैं या ज्यादा लेके जा रहे हैं बताओ। अगर एक कम लेके जा रहे हैं मतलब क्या करेंगे, ग्रुप में छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैं जैसे मान के चलो हमारे ग्रुप में 500 रुपए थे, ठीक है, ठीक है, या मान के चलो 100 रुपए, एक ग्रुप का एवरेज 100 रुपए था। कोई व्यक्ति जिसके पास 50 रुपए था उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप में एवरेज में क्या करेगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो 50 रुपए लेके जा रहा है, एवरेज तो कितना था 100 था। अब यहीं से अगर अपन देखें तो एवरेज हमारे पास में 156 था और इनका एवरेज कितना है 146, मतलब एक ग्रुप को कितना और देके चले जाएंगे, 4 और देके चले जाएंगे। तो 4 देखे गए, कितने लोग 5 लोग। अब यहाँ पे देखो ये 156 ग्रुप में लेके आ रहे हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं 6 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं 6 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो 6 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, ये भी क्या होगा 8 होगा, कितने लोग 5 लोग। तो यहाँ पे कितना बनेगा 20 और यहाँ पे कितना बनेगा 30। तो जो 20 और 30 टोटल मिला के कितना बना 50। ये 50 कितने व्यक्तियों में बटेगा 50 लोगों में, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या है जो टोटल सम एक्स्ट्रा बन रहा है या फिर जितना भी सम बन रहा है उसे टोटल व्यक्तियों में बांट दो जितने भी ग्रुप में है। तो ग्रुप में कितने व्यक्ति हमारे पास 50 है, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, तो जो एवरेज इंक्रीज होगा
यहाँ पे पीस है भाई, जो एवरेज इंक्रीज होगा यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, इसका मतलब एवरेज इंक्रीज वो कितना होगा 50/50, मतलब +1 से हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था 150 था, तो अब एवरेज नया कितना आ जाएगा 151, तो 151 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चले आगे, इस सवाल को देखो, पी बाई क्यू की पावर कितनी है 2m+1 2m+2 और q अपन p की पावर कितनी है 9 माइनस m। देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर p की पावर 2 है, p की पावर 2, और अगर मैं उसे अपोजिट लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर उल्टा करके 1/p की पावर -2 ये लिख सकते हैं। या फिर अगर मैंने कहा कि 1/x² है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x की पावर -2 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि p/q की पावर कितनी है 2m+2 और यहाँ पे कितनी है q/p की पावर कितनी है 9 - m, यही दिया है। अब यहाँ पे p/q है और यहाँ पे q/p है। अगर यहाँ पे दोनों का बेस सेम होता तो मैं पावर को क्या कर देता, इक्वेट कर देता, लेकिन बेस सेम नहीं है। बेस सेम अपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे p/q लिखा है तो इसको भी p/q लिख दो, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/x की पावर 2 था, इसको पलट रहे थे तो इसको x की पावर -2/1 ऐसा लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ऐसे यहाँ पे क्या है q/p है तो मैं इसको p/q लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो p/q की पावर 2m+2 और यहाँ पे क्या बनेगा p/q की पावर, अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 9 प्लस का था तो क्या बनेगा माइनस का 9 और प्लस का क्या बनेगा m बनेगा। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, दोनों का सेम हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया मतलब पावर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 2m+2 बराबर कितना आ जाएगा -9 प्लस का m को इधर लेके आओ कितना बचेगा m बचेगा, 2 को उधर लेके जाओ -9 -2 कितना आ जाएगा -11, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -11 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आगे चले। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पर निवेश करता है। देखो एक पार्ट कौन सा दिया 1/3, दूसरा पार्ट कौन सा दिया 1/4, तो जो भी बेस में इनके वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, तो जो टोटल राशि मानो इनका एलसीएम मान लो, तो 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 12। तो मैंने माना कि टोटल मेरे पास में जो प्रिंसिपल था वो कितना था 12 था, कितना था 12 था। तो इसका 1/3 करो, इसका 1/3 करूंगा कितना आएगा 4, इसका 1/4 करो, इसका 1/4 करूंगा कितना आ जाएगा 3, इसका शेष कर देंगे अपन रिमेनिंग कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो रिमेनिंग आ जाएगा भाई 4 और 3 7, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन कितने रेट पे दे रहे थे, इसको 7% पे दे रहे थे, इसको 7% पे, और इसको कितने पे दे रहे थे 8% पे, इसको दे रहे थे 8% पे और इसको कितने पे दे रहे थे 10% पे। वर्ष के अंत में बोला मतलब टाइम कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ भी कितना टाइम लगा 1, यहाँ भी 1 लगा और यहाँ भी कितना लगा 1 लगा। तो यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे बटे में हो जाएगा 7 चौक 28 मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे भी परसेंटेज हटाएंगे 8 या 24 मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और ये मेरे पास में क्या बनेगा टोटल साधारण ब्याज, तो 0.28 0.24 कितना बनेगा मेरे पास में 0.52 और 0.52 में 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1.02, 1.02 हमारे पास में क्या बना साधारण ब्याज बना। अब अपने पास में जो साधारण ब्याज बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है कितना बन रहा है 1.02। क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है 561, इस 1.02 की वैल्यू है कितनी है क्वेश्चन में 561 है। अगर 561 1.02 की वैल्यू है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा 12 की, जो कि हमारा क्या है प्रिंसिपल। तो मेरे पास में जो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना हो जाएगा 561 बटे 1.02 इंटू कितना आ जाएगा 12, पॉइंट हटाऊंगा बटे में इंटू में 2 0, 17 से 6 बार, 17 से 33 बार और 6 से कटेगा कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 33 का डबल कितना आ जाएगा 66, 7 में 2 0, तो 6600 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 6600 इस सवाल का उत्तर होगा अपना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है दो, अब पता नहीं क्या सोची थी एग्जामिनर को, क्वेश्चन क्या बोला है 297 इंटू 303, 297 इंटू 303। देखो यूनिट डिजिट में सब में एक एक है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन फेल हो गया था। दूसरा अगर मैं इसमें अपना डिजिटल सम लगाने जाता हूँ तो 7 2 9 मतलब जो भी आंसर आएगा उसका जो अपना क्या कहते हैं
डिजिटल सम बनेगा उसका भी क्या बनेगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 9 9 9 7 और 1 8, ये तो नहीं होगा, और ये 9 9 9 1 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9 9 ये तो कट जाएगा, 8 और 1 9, ये हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे डिजिटल सम भी फेल हो गया क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास में आ गए थे। तो दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे यहाँ पे जो 303 है, या फिर इसको अपन क्या कर ले 300 माइनस 3 मान लूँ मैं। अगर दूसरा मैनेज करता हूँ, अगर मैं 297 को 300 माइनस 3 बोल दूँ तो कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है। इंटू कितना कर दूँ 303, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 303 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे पास में 909, बिल्कुल ये तो लिख सकते हैं। साथ में कितनी जीरो है 2 जीरो, माइनस 303 का 9 गुना अभी बताया कितना आ जाएगा 909। तो 909 मुझे किस में से घटाना है, अगर मैं 900 में से 900 घटा दूंगा कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 जीरो लग जाएगी। अब मैं क्या कर दूं, फिर इस 10 में से 9 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा 89, कितना हो जाएगा 89, और साथ में कितना आ जाएगा 991, कितना आ जाएगा 89991। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आसान हो गया। अब आगे चलते हैं। कोई बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, दिखावा जैसे आजकल सब लोग करते हैं, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ प्राप्त होता है। जैसे अभी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी डिसऑनेस्ट सेलर पर, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ऐसे सवाल अपन कैसे करते हैं, देखो अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है इसका अपन रेशियो बना लेते हैं ओवरऑल, सीपी और एसपी। मैं इसमें मार्क प्राइस पे नहीं जाता हूं, हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो बनाता हूं। अब जैसे उसने जो भी वेट यूज किया है उसी का तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो मतलब उसने जो यूज किया है, जो दिखा रहा है वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस 984, और उसने जो यूज किया है वो तो कुछ और ही होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके पास दो वेट है, एक तो यूज किया, एक शो किया। जैसे मान लो उसने शो आपको किया कि मैं 1000 ग्राम बाट का यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको दिया कितना, केवल 900 ग्राम। क्या दिया 900 ग्राम, मतलब उसको प्रॉफिट किस पे होगा 900 पे, और उसको आपने आपको बेचा मतलब 900 पे, तो प्रॉफिट 900 पे ही होगा। और यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, फिर 1000 बन जाएगा। ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने आपको कितना दिखाया है 984, और वास्तव में यूज कितना किया पता नहीं, तो y लिख देता हूं मैं। ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट हो रहा है भाई वो हो रहा है 23% का, मतलब 100 रेशियो कितना बनेगा 123। तो यहाँ अपने हिसाब से जो रेशियो बन रहा है कितना बन रहा है y अपॉन 984, और यहाँ पे कितना दिया है 100 अपॉन 123। तो 123 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 8 बार कटेगा, और y का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800। तो 800 ग्राम उसने यूज किया था 984 की जगह। ठीक है, तो 184 का फायदा हुआ किस पे हो जाएगा 800 पे। तो ये सवाल 23% इस सवाल का उत्तर होगा। देखो ये क्या बोला है, दो कक्षा हैं ए और बी हैं, यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से दोगुनी संख्या हो जाती है। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे पास में दो कक्षा है, जैसे मान लो ए है और दूसरी क्या है बी है। अगर मैं ए से बी में कुछ विद्यार्थी भेजता हूँ, जैसे मैं ए में से 7 घटा दूं तो ये 7 घट के कहाँ चले जाएंगे बी के पास। तो अब जो ए में विद्यार्थी है इनका जो दुगना है वो बी में जितने विद्यार्थी है उनका सॉरी जो ए में विद्यार्थी है इनका दुगना बी में विद्यार्थी के बराबर। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने, यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता है, यदि 3 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाता है, नहीं बी से ए में भेजा जाता है ना, तो a प्लस 3 और b से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो a प्लस 3 बराबर कितना है b माइनस 3। आगे क्या बोला है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो b इधर है, a उधर जाएगा माइनस, और 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब मुझे इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितना आ जाएगा, उसने अंतर पूछा था डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6। अगर दोनों में अलग अलग संख्याएं पूछता तो हमें फिर इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती, लेकिन यहीं से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया अपना डिफरेंस जो कि धनात्मक था। यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो वह 1 हो जाता है। ठीक है भाई, मैंने माना कि जो हमारा भिन्न था, जो हमारा फ्रैक्शन था वो x/y था,
ये क्या बनेगा मेरा न्यूमिनेटर, ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश है और ये क्या होता है हर होता है। अगर मैं क्या बोल रहा है अंश में एक जोड़ते हैं तो इसमें अगर मैं एक जोड़ूं और इसमें से एक घटा दूं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में y माइनस 1। अब आगे क्या बोला है, आगे देखो, आगे उसने बोला है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है और अंश को अपरिवर्तित रखा जाता है, तो मतलब न्यूमिनेटर को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, x में कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, और अब की बार मैंने क्या किया है कि y में एक जोड़ दिया, y में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। तो अब जो मेरा फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 2:3, मतलब 2/3 यही बनेगा। तो भिन्न के अंश और हर का धनात्मक अंतर, इसमें भी क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। अब बताओ यहीं से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं बिल्कुल, कि y को इधर भेज दूं मैं, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, x को इधर भेजते हैं ना, तो y माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास में x, और इधर बन जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास में 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर होगा, 2 ही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, मुझे एक्चुअल जो अपना डिफरेंस जो अपना फ्रैक्शन है या भिन्न है निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट कहीं से निकाल दिया। आगे चलते हैं। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से कितनी चॉकलेट ले ली, 100 चॉकलेट ले ली। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि रुचि के पास भाई 250 चॉकलेट थी, लेकिन उसने 100 किसको दे दी, उमेश को। अब उसके पास कितनी बच रही है 150, और उमेश के पास अब कितनी चॉकलेट आ गई 100 आ गई। अब उमेश ने क्या किया, उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग शलाका को और 35% भाग मेरी को दे दिया। तो इसने क्या किया, इन 100 में से एक शलाका है और दूसरी क्या है मेरी। शलाका को कितना दिया 20% और मेरी को कितना दिया 35%, मतलब ये 100 में से 20 इसको दे दिया और मेरी को कितना दे दिया 35 दे दिया। अब आगे क्या बोला है, फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। तो क्या पूछा, अंत में उमेश के पास चॉकलेट की संख्या। ठीक है, अब उमेश के पास टोटल कितनी थी 100 थी, 100 में से 20 और 35 55 इसने इन दोनों को दे दिया, तो उसके पास कितनी बचेगी 100 माइनस 55 मतलब 45। अब जो रुचि थी, रुचि ने क्या किया कि अपने पास में जो रिमेनिंग चॉकलेट थी कितनी थी 150, इसका कितना 50% उसने उमेश को दे दिया। तो 150 का 50% मतलब आधा करेंगे कितना आ जाएगा 75, तो इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 120, तो 120 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 120 इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। आगे चलो, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा बराबर k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस k बटे 1 प्लस k। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैं क्या कहता हूँ, वैल्यू पुटिंग का यूज किया करो भाई। थीटा की वैल्यू जब सोच सकते हो रख दो। देखो 45 अपन रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 45 रखूंगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, फिर से आपको अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शंस पे एक बार ध्यान दे दिया करो कि ऑप्शंस में क्या दिया है। अगर दो ऑप्शंस की वैल्यू सेम आ रही है तो थीटा की वैल्यू चेंज कर दो। नॉर्मली अगर cos की पावर 4 थीटा, cos और sin दिया है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर क्या है 4 थीटा बराबर कितना है k। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख रहा हूँ, डार्क कलर में लेते हैं, ये वाला लेते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ये होती है। अगर √3/2 का अपन पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, √3/2 पर पावर 4 क्यों करेंगे। देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको a² माइनस b², मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं इसको cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा, और ये तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था कि cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर के। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा 30 डिग्री, कितनी रख दूंगा 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मतलब कितना आ जाएगा 3/4 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मतलब 1/4, तो यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल के आएगी भाई, k की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 2/4 मतलब 1/2, 3/4 में से 1/4 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1/2 आ गई मतलब 1 माइनस, यहाँ पे k की वैल्यू रख दूं मैं, k की वैल्यू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, और 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, मतलब जिस भी ऑप्शन में 1/3 बनेगा वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं रखूंगा अपना कोसेक 30,
कोसेक 30 मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/3 का स्क्वायर, नो ये तो हो ही नहीं सकता। 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे रखेंगे कोट 30 सॉरी हाँ थीटा की वैल्यू 30 रखें ना, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में √3, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। tan 30 मतलब 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3, तो 1/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपन इसमें मन ही मन में कर सकते थे। जैसे cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, मतलब मैं क्या लिख सकता था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 30 रखी मतलब 3/4 माइनस 1/4, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि k की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर मैं k की वैल्यू 1/2 रख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कितना घटाया, कैसे घटाया कि k की वैल्यू 1/2 थी, तो अगर मैं 1 में से आधा घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, आधे बचेगा, 1 में से आधा जाएगा, 1/2 का मतलब आधा ही होता है, तो आधा बच गया। और 1/2 1 में अगर मैं आधा जोड़ रहा हूँ तो कितना होगा मेरे पास में 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/3, 1/3 किस में आ जाएगा, यहाँ तो आएगा नहीं इन दोनों में से एक में चेक करना था। चेक क्या करना, अगर आपको डायरेक्ट पता है कोट 30 साइन 30 इन सब की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इस सवाल का उत्तर 10 लगा के आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है, जैसे एक ये सड़क है भाई और दूसरी यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, और एक सड़क इधर जा रही है। अब उस क्या बोला है कि मीनार की शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण कितने, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। अच्छा, आपको पता होगा कि अवनमन और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो लाइंस बनती है वो पैरेलल बनती है। तो मैं इसी को बोल देता हूँ कि 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 40 डिग्री। ठीक है, और जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 10 है। आपने देखा होगा कि जब भी 30-60 वाला कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे ये तो हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो 30 के सामने वाली साइड क्या बनेगी 1, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में √3, और यहाँ पे देखो 45 के सामने वाली साइड भी 1, मतलब मुझे इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी कितना बनेगा 1 बनेगा। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3, यहाँ भी 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और मुझे दोनों सड़कों के बीच की ये दूरी बतानी थी, तो कितना आ जाएगा 10√3 प्लस कितना आ जाएगा 10, ये जाएगा 10 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और ये कितना हो जाएगा 2.732, लिख ही देता हूँ, ये कितना होता है 1.732 प्लस 1, मतलब 10 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में 2732, तो कितना आ जाएगा 27.32, कितना आ जाएगा 27.32 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, याद रखना। चलो इस क्वेश्चन को देखें, क्या बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है और उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है। जैसे मैंने कहा एक गेंद है, इसको 3D आकार में देखना है, ठीक है, एक गेंद है। अब इसमें मैंने जैसे गेंद को एज्यूम करो, ठीक है, 3D आकार की होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है, या फिर लोहे की कर लो। तो जैसे मैं अगर उसमें कुछ बेलना आकार का उसमें ऐसे लेता हूँ, उसमें से निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा, एक ऊपर छिद्र बनेगा और एक नीचे बनेगा, क्योंकि पूरा अंदर चला जाएगा वो, तो ऊपर छिद्र बन गया और नीचे छिद्र बन गया, मतलब एक तो यहाँ पे बनेगा ऐसे, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, तो क्या होगा, एक यहाँ पे छिद्र बनेगा ऐसे ऊपर, और दूसरा यहाँ पे बनेगा ऐसे, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास में इस गेंद की त्रिज्या है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी दी है 10 दी है, तो इसकी रेडियस जो इस सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है 5 है, और इस सिलेंडर की हाइट में अगर पूछूं तो इसकी हाइट किसके बराबर होगी, इस गेंद के व्यास मतलब डायमीटर के बराबर। इसकी रेडियस जो अपने पास में गेंद है इसकी रेडियस 10 है, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब उनसे क्या पूछा है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के मान के सबसे सन्निकट या निकटतम है। तो अभी अपने पास में जो गेंद है इसका मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कि एक तो पूरी गेंद की जो अपने पास में ये बनेगा टोटल सरफेस एरिया, क्या बनेगा 4πr², ये बनेगा। जो गोला होता है स्क्वायर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 4πr², ये अपने पास में क्या है वही है स्क्वायर ही है, गोला है। अब इसमें हमारे पास में क्या ले लिया मैंने, दो सर्कल को निकाल दिया, क्या कर दिया दो सर्कल को निकाल दिया, तो क्या बनेगा मेरे पास में 2π, इसको मैं r1 बोल देता हूँ जो कि क्या है गोले की त्रिज्या, इसको मैं क्या बोलूंगा 2πr2 का स्क्वायर,
और अब मेरे पास में क्या ऐड हुआ है, एक सिलेंडर नया बन गया है, तो सिलेंडर का क्या कर दूंगा मैं, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास में, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि उसका जो अपने पास में सर्कल थे वो दोनों तो मैंने क्या कर दिए, निकाल दिए ना, तो इसका क्या बनेगा मेरे पास में, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, यही होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई में कॉमन ले लेता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, आर कितना है 1 है, एच कितना है 20 है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा मेरे पास में, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना था 2 पाई आर एच था, और यहाँ पे अपने पास में जो था भाई ये बनेगा 40, क्योंकि 2 पाई आर एच, ठीक है। तो कितना बनेगा, 440 में से 2 जाएगा 438, तो 438 पाई हमारा नया वाला जो अभी गोलब है, ये गेंद है, इसका क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया। जो पुराना अपने पास में गेंद थी उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा बताओ, उसका टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा, जो पुराना था उसका कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 400 पाई, इनका रेशियो पूछा है, तो 438 पाई बटे कितना 400 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे 219, 2 से काटेंगे 212, तो 219 बटे 200 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है, वहां इसे पिघलाकर इस पदार्थ का उपयोग करता है, उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। जब भी हम कोई चीज, कोई 3D आकार की चीज को पिघलाते हैं और दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो इस गेंद का जो अपने पास में ठोस धातु की गेंद है ये क्या बनेगी स्पेयर, तो इस स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर बनेगा, इस सिलेंडर के। तो हमारे पास में जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना बनेगा मेरे पास में पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 पाई से पाई यही काट देते हैं, आर मतलब 3 इंटू 3, 6 क्या दिया है डायमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास में 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो इसका क्या है, रेडियस सेम है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, हाइट हमें बतानी है, 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, मतलब एच बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा 4, एच बराबर कितना आ जाएगा 4, तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी आएगी मेरे पास में 4 आ जाएगी, ठीक है। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या दिया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है 7√2। अब देखो जो वर्ग है उसका जो डायगोनल है वो कितना होता है √2 है, उसका फॉर्मूला क्या होता है √2 है, और जो √2 है √2a है उसकी वैल्यू कितनी दी है 7√2, तो यहाँ से √2 से √a कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब मेरे पास में जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना आ जाएगा 7 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 728, जो बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना 169 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक और अपने पास में स्क्वायर है उसका जो अपने पास में क्षेत्रफल दिया है, जो हमारे पास में क्षेत्रफल दिया है कितना दिया 169, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 169, मतलब a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 13, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और इसकी वैल्यू ही मेरे पास में क्या है हाइट है, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 13, सॉरी डबल आ जाएगी ना इसकी, क्या बोला था संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जो h है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 13। अब मुझसे क्या पूछा है ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 28 है, हाइट कितनी है 13, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 14, तो 14 इंटू 13 क्या बताया था, जब भी दो लगातार नंबर हो तो क्या करना है छोटे वाले का स्क्वायर में वही नंबर जोड़ देना, तो 13 का स्क्वायर 169, और 169 में मैं 13 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 182, इस सवाल का उत्तर होगा, कितना होगा 182 इस सवाल का उत्तर होगा। चले आगे। आगे क्या बोला है, यदि चतुर्भुज JKL में कोण JKLM, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको HW लो और कमेंट में आंसर बताओ, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। दो ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे देखते ही, बस 2 ऑप्शंस का है, और इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है कंसेप्ट वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलो
अगले सवाल पे चलते हैं, क्या बोला है 2z माइनस का 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूंगा, पहले किसी एक को जीरो रख दूंगा, फिर दूसरे वाले को, मतलब पहले कंडीशन में y को जीरो रखेंगे, दूसरी कंडीशन में z को जीरो रखेंगे, तो हमारे पास में ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने z को जीरो रखा, पहले z को जीरो रखा तो यहाँ पे z चला जाएगा, मतलब कितना बचेगा 5y का होल स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर, यही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा z जीरो तो 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर, 25y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, और z तो जीरो ही, 25 4 29, मतलब 29y स्क्वायर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गया और ए ऑप्शन भी गया। अगर मैं सेकंड कंडीशन में इसमें क्या रखा था z जीरो, अगर मैं सेकंड कंडीशन में y को ही जीरो रख दूं, अगर y को जीरो रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में 4z का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा मेरे पास में 25z का स्क्वायर, कितना होगा 25z का स्क्वायर, और माइनस कितना है 25z स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4z। 4z कहाँ आ रहा है, 4z इसमें आ रहा है, ये मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4z स्क्वायर, माइनस का नहीं आ रहा था प्लस का आ रहा था। ठीक है, तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है कि भिन्नात्मक रूप में 6.464646 का सही व्यंजक बता। जब भी ऐसी कंडीशन फंसे 464646 डेट डेश, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 6.46 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा भाई 646, अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, किसके ऊपर नहीं है 6 के ऊपर, और किसके ऊपर था उतना ही क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार था उतने क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो 646 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 640 बटे कितना आ जाएगा 99। ये इस सवाल का उत्तर होगा, ये इस सवाल का उत्तर होगा। तो भाई ये एलपी के क्वेश्चंस थे जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने इसमें डिस्कस किए। अभी भी आपको लगता है कि कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर होंगे तो अपन एक वीडियो बना लेंगे 10-15 मिनट का, और अगर आसान से क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में ही आंसर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।